बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मजदूर था। एक दिन अचानक लेंटर डालते हुए छत से नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से माजूर होकर बिस्तर से लग गया। मगर मेरी बीवी ने यह बात सबसे छुपा ली और बोली, आज से मर्द बनकर मजदूरी मैं करूंगी। यूं वो रोज मेरे कपड़े पहनकर मजदूरी करने जाती और जब वापस थकी हुई आती तो अपनी लाल चादर मुझ पर डालकर दरवाजा बंद कर देती। कहती, बाहर ना आना, मेरी सहेली आई है और वो पर्दा करती है। एक दिन मैं व्हीलचेयर पर ही सोता बन गया। जो ही बीवी मुझ पर चादर डालकर गई तो फौरन बाहर चला गया और सामने का मंजर देखकर जान ही निकल गई। मेरी बीवी हर रोज मेरे कपड़े पहनकर मजदूरी करने चली जाती थी। आज जब वो घर लौटी तो बड़ी थकी हुई थी, मगर उसने मुझसे ना ही शिकायत की और ना ही कोई गिला, बल्कि वो तो मुस्कुरा रही थी। वो नहा धोकर आई तो साफ सुथरा लिबास पहने हुए थी। फिर अलमारी खोलकर उसमें से कुछ निकालने लगी। उसने मुझ पर सुर्ख रंग की चादर डाल दी और बोली, तुम आराम से सो जाओ, मेरी सहेली आ गई है, वो सख्त पर्दा करती है, तुम बाहर आओगे तो वो परेशान हो जाएगी। मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो बहुत अंधेरा फैला हुआ था। मैं बोला, जीनत, कौन सी दोस्त है तुम्हारी जो रात के इस वक्त तुमसे मिलने आई है? मेरी बीवी कुछ लम्हों के लिए जवाब सोचती रही, फिर बोली, अफजल, तुम नहीं जानते उसे, जीनत की बात ने मुझे तपा दिया था। मैं बोला, मैं जब छत पर लेंटर डालते हुए गिरा था ना, तब मेरी टांगों पर चोट लगी थी, दिमाग पर नहीं, जिससे मेरी यादाश्त चली गई हो। मैं तुम्हारी हर सहेली को जानता हूं, तुम नाम तो बताओ। जीनत बौखला गई और बोली, वो मेरे बचपन की सहेली है, तुम नहीं जानते उसे। इससे कबल कि मैं कुछ और कहता, मेरी बीवी दरवाजा बंद करके बाहर चली गई थी, जबकि मैं दिल की बातें दिल ही में रखकर लेट गया था। मेरी बीवी कहकर गई थी कि आप सो जाएं, मगर मुझे नींद कहाँ आनी थी। जवान और हसीन बीवी को यूं ख्वार होता देखकर मेरा दिल हर घड़ी खून के आंसू रोता था। मगर आज बीवी का बदला हुआ रवैया मुझे रुला रहा था। मैं कोई बेकार चीज था क्या जो वो मुझसे इस तरह का रवैया रखे हुई थी? हाँ, वैसे अब मैं बेकार इंसान ही बन चुका था। मैं यही बातें सोचता रहा और नींद की वादी में डूब गया। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुली तो मैंने बेड पर साथ वाली जगह देखी। वो बिल्कुल बेशिकन थी और खाली पड़ी थी, यानी जीनत अभी तक सोने के लिए नहीं आई थी। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो सुबह के 3 बज चुके थे। मेरा दिल एकदम से धक रह गया था। मैंने कान लगाकर सुना तो बाहर सहन से अब तक जीनत और उसकी सहेली की खुसर फुसर की आवाजें आ रही थी। मैं सोचने लगा कि न जाने इन दोनों की कौन सी ऐसी बातें हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। मैं दुरूद पाक पढ़ने लगा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से मेरा दिल बादलों की तरह हल्का फुल्का सा हो जाता था और मुझे लगता भी यही था कि ये इसी दुरूद पाक का कमाल था जो मुझे अब तक संभाले हुए था, हर परेशानी से बचाए हुए था। कमरे में होने वाली खटपट से मेरी आंख खुल गई थी। बाहर से तेज रोशनी आ रही थी। जीनत मेरे सामने मेरे ही लिबास में मलबूस खड़ी थी। वो मुझे जागता देखकर खुश हो गई और बोली, मैं तुम्हारे ही उठने का इंतजार कर रही थी, तुम्हें नाश्ता देकर काम पर भी जाना है। मैं बोला, कल सारी रात तुमने आराम नहीं किया, आज काम पर मत जाओ। जीनत ने मुझे घूर कर देखा और बोली, क्यों, तुम सारी रात मेरी जासूसी करते रहे हो? मैं डर गया था। हाँ, एक बेबस इंसान हमेशा हर चीज से डरता ही है। मैं बोला, जासूसी कहां कर रहा था? तुम और तुम्हारी सहेली इतनी ऊंची आवाज में बातें करके हंस रही थी, तो नींद कैसे आती? जीनत मेरे सामने खाना रख रही थी तो मेरी नजर उसके नर्म और मुलायम हाथों पर पड़ी थी। उसके हाथ आज भी बहुत खूबसूरत थे। लंबी मखरूती उंगलियां, लंबे गोल नाखून। मजदूरों के हाथ तो इस तरह के नहीं हुआ करते। मैं बोला, जीनत, तुम किस किस्म की दिहाड़ी करती हो? वो गुस्से से बोली, इस तरह की दिहाड़ी करती हूं कि माजूर शौहर की रोटी और दवाई पूरी कर लेती हूं। इतना कहकर वो दरवाजा मारकर बाहर चली गई थी, जबकि मेरा दिल उसके तंज पर ज़ारो कतार रो रहा था।
इतने में घर का दरवाजा खुला और मुझे मेरी अम्मी घर में दाखिल होती हुई नजर आई थी। जीनत ने अम्मी के साथ दुआ सलाम की और काम पर चली गई। मेरी अम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई और मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, पिछले 10 माह से तेरी शक्ल देखने को तरसती हूं, मगर तुमने बूढ़ी मां से मिलना भी गवारा न किया, और आज जब तुमसे मिल रही हूं तो खुश होने के बजाय मेरा दिल छलनी छलनी हो चुका है। तुम्हें इस हालत में देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। मैं एकदम ही लरस गया और बोला, नहीं नहीं अम्मी, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालें। मेरी तो दुआ है कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए। मैंने क्या करना है ऐसी जिंदगी का कि मैं दूसरों पर बोझ बन गया हूं। मेरी अम्मी ने मेरे आंसू पोंछ दिए और मेरे सिरहाने बैठकर बोली, अफजल, एक बात तो बता, तुझे ये हूर परियों जैसी बीवी कहां से मिली है? तुमने जब मुझे अपनी शादी के मुतालिक बताया था तो यूं ही लगा था कि अपने ही जैसी किसी काली पीली लड़की से शादी कर ली होगी तुमने, मगर मैं तो इस चौदहवीं के चांद जैसी लड़की को अपने रूबरू देखकर हैरान रह गई हूं। अम्मी ने मेरा दिल हल्का करने को मजाक किया था। मैं भी हंस हंस कर दोहरा हो गया था। अम्मी बोली, अफजल, सच बताऊं तो मैं गांव में भी तेरा रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, मगर कोई हामी ही नहीं भरता था। एक तो तू सांवला सा है, फिर उम्र भी 35 बरस हो चुकी है। मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि चलो मेरे सर से बोझ तो उतर गया। मैं अपने वालिदैन और 3 बड़े भाइयों के साथ गांव में रहता था। मैंने छोटी सी उम्र में ही मजदूरी शुरू कर दी थी। जूं जूं बड़ा होता गया, हाथ में हुनर आता गया। शहर का एक बड़ा ठेकेदार हमारे गांव में चौधरी साहब का डेरा बनाने आया था। मैंने भी उनके मजदूरों के साथ काम किया था। ठेकेदार मेरे काम से बहुत खुश हुआ था। वो बोला, अफजल, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुम मेरे साथ शहर चलो, तुम्हें कभी काम की कमी नहीं होगी। फिर मैं दिहाड़ी भी गांव के मुकाबले में दुगनी दूंगा। मैंने अपने घर में सलाह मशवरा किया तो भाई बोले, अफजल, ऐसा मौका रोज रोज नहीं आता, तुम हरगिज इस मौके को हाथ से मत जाने देना। मैंने ठेकेदार की ऑफर कबूल कर ली थी। मैं शहर आ गया। 1 साल कबल ही जीनत से मेरी शादी हुई थी। अम्मी मेरे सामने से बर्तन उठाकर बाहर ले गई थी। अम्मी ने घर भर का इंतजाम संभाल लिया था। जीनत के वापस आने से कबल ही सारे घर के काम खत्म कर लिए थे। जीनत कमरे में आकर बोली, तुम्हारी अम्मी अभी तक वापस क्यों नहीं गई? रात हो चुकी है, अकेली औरत है, सफर कैसे करेंगी? तुमने भी उनको कुछ नहीं समझाया क्या? मैं बोला, जीनत, क्या हो गया है? मेरी मां मेरी तीमारदारी करने को आई है। हमें मिले हुए साल से ज्यादा अरसा हो गया है। वो कुछ दिन तो मेरे पास ठहरेगी ना? जीनत एकदम ही हत्ते से उखड़ गई थी। वो बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कौन सी सेविंग छोड़कर तुम अपाहज हुए थे जो अपनी मां को भी मेहमान बनाकर बैठे हो? देखते नहीं हो तुम मैं किस तरह मेहनत करके तुम्हारा पेट पालती हूं? जीनत की यूं बेबात एहसान जतलाने से मैं तंग आ चुका था। मैं गुस्से से बोला, तो तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरी बीमारी को सबसे छुपाती फिरो? अगर मैं ठेकेदार को बता देता कि लेंटर लगाते हुए गिरा हूं तो वो मेरा इलाज भी करवाते और घर का खर्च भी उठाते। अगर तुमने मुझे ऐसा नहीं करने दिया और आप मुझ पर एहसान किस बात का करती हो? जीनत तनक कर बोली, तुम मुझे देखो अफजल, मैं कितनी हसीन हूं। कोई मुझे एक बार देख ले तो मुड़कर जरूर देखता है। मेरे हुस्न के सामने सब पीछे चले जाते हैं। मेरी आंख का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फकत इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बीमारी का ढिंडोरा पीटने से मना किया था। तुम तो चारपाई से उठ नहीं सकते। अगर कल कोई इस बात का फायदा उठाकर हमारे घर में घुस आता तो मेरा क्या होता? मेरी इज्जत कैसे महफूज रहती? तुम क्या जानो कितने लोग घात लगाए बैठे होंगे। जीनत की फकत यही बात सुनकर मैं हमेशा चुप कर जाता था। कम से कम वो इतनी समझदार तो थी ना कि अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरी जगह मजदूरी करने को तैयार थी। मर्द बनकर दिन भर बाहर काम करती और फिर शाम में वापस आकर घर का इंतजाम भी संभालती थी। वो ये सब चीखों पुकार करके बाथरूम में चली गई थी। जब नहा कर निकली तो बड़ा प्यारा सा लिबास पहने हुए थी। वो मुझसे कोई भी बात किए बिना ही
कमरे से बाहर निकल गई थी। मुझे यही डर था कि कहीं वो अम्मी के साथ भी बदतमीजी न कर दे, इसीलिए मैं अपनी व्हीलचेयर संभालते हुए बाहर निकल गया था। जीनत मेरी अम्मी के पास बड़े अदब से बैठी थी। अम्मी मुझे देखकर खुश हो गई और खाना निकालकर हमारे सामने रख दिया। अम्मी बोली, मेरी बेटी, दिन भर मर्द बनकर बाहर काम करती है तू, इसलिए मैंने सोचा कि घर का इंतजाम मैं संभाल लूं ताकि तुम्हें किसी किस्म की कोई तंगी ना हो। जीनत अम्मी के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी। मैंने दिल में शुक्र किया कि उसने अम्मी के साथ बदकलामी नहीं की। खाना खाकर जीनत मुझे कमरे में ले आई और बोली, मैंने तुम्हारी वालिदा को इस घर में बर्दाश्त कर लिया है। अगर मैं अपने किसी भी मामले में उनकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगी, आज रात फिर मेरी सहेली आएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अम्मी उसके सामने कोई भी बात करें या अपने कमरे से बाहर निकलें, क्योंकि मेरी सहेली को किसी के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने सर हिला दिया तो उसने मुझे सहारा देकर बेड पर लिटा दिया और दवाइयां खिलाकर मुझ पर सुर्ख कपड़ा डालकर बाहर निकल गई थी। मुझे बाहर से दरवाजा बंद होने की भी आवाज आई थी। मैंने आंखें मूंद ली। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। न जाने जीनत मेरे साथ ही सब क्यों कर रही थी। न जाने आज उसने ऐसी कौन सी सहेली बना ली थी जो हर शब हमारे घर मुंह उठाकर आ जाती थी। क्या उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था? उस पर गुनूद की तारी होने लगी थी, क्योंकि मेरी दवाइयों में बड़ा नशा होता था। मैं सो गया। सुबह जब आंख खुली तो दिन के 10 बज चुके थे। जीनत घर में मौजूद नहीं थी। अम्मी मेरे पास आकर बैठ गईं और बोली, यहां शहर आकर तो मैं भी तुम शहरियों जैसी हो गई हूं। रात भर सोती रही हूं, अगर फिर भी फजर की नमाज के लिए उठ ना सकी। 9:30 बजे जीनत मुझे उठाकर काम पर चली गई है। मैं मुस्कुरा दिया तो अम्मी बोली, एक बात तो बता अफजल, तुमने इतनी हसीन लड़की से शादी क्यों की है? तुम जानते हो क्या, मेरा ससुर हमेशा कहता था कि शादी और दोस्ती हमेशा हम पल्ला इंसान के साथ ही करनी चाहिए। अफजल, अगर तेरी जीनत इतनी हसीन ना होती तो क्या वो यूं कल तेरे साथ लड़ती? अगर गांव की किसी लड़की के साथ तेरा ब्याह हुआ होता तो तेरी इस बीमारी में तुझे 2 मिनट के लिए भी तन्हा ना छोड़ती। मगर तेरी बीवी, वो तो सुबह की निकली शाम गए ही घर लौटती है। माना कि वो शौक से नहीं जाती, घर के खर्च के लिए घर से निकलती है, मगर फिर भी दिल तेरी हालत देखकर कुड़ता है। तू मुझे एक बात तो बता, तेरी और जीनत की शादी कैसे हुई थी? मैं बोला, अम्मी, 1 साल पहले मैं एक कोठी बना रहा था। उस कोठी के इर्द गिर्द बहुत सारे घर आबाद थे। उन्हीं घरों में से एक घर में जीनत भी रहती थी। मैं अक्सर उसको घर से बाहर निकलते हुए देखता तो ये ख्याल जहन में आता कि अल्लाह की जन्नत में हूरें ऐसी होती होंगी। ये भी ख्याल जहन में आता कि न जाने वो कौन सा खुशकिस्मत इंसान होगा जिसकी जिंदगी में ये लड़की शामिल होगी। एक दिन मैं यूं ही काम कर रहा था जब एक बड़ी सी चादर में लिपटी औरत मेरे पास आई और बोली, मेरी बात सुनो। मैं काम छोड़कर उसके पास गया तो वो बोली, मेरे पीछे पीछे ही रहो। मुझे अजीब तो लग रहा था, मगर उस औरत के चेहरे पर इतना कर्ब था कि उसकी बात सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे ही चलता रहा था। वो एक घर में दाखिल हो गई और बोली, बेटे, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। मैं अंदर चला गया तो वो औरत मुझे सोफे पर बिठाकर बोली, बेटा, मैं तुमसे जो बात कहने जा रही हूं उसको गौर से सुनना। मेरी एक ही बेटी है। वो अभी सिर्फ 18 बरस की है, शक्लो सूरत में भी अच्छी है। क्या तुम उससे शादी करोगे? मैं इस किस्म की बात की तवक्को नहीं कर रहा था, इसीलिए हैरान रह गया और बोला, ये कैसी बात कर रही हैं आप? वो औरत बोली, मेरा शौहर एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने पैसे की लालच में मेरी बेटी का रिश्ता 65 साला बुढ़े से तय कर दिया है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारा साथ दे दो। मेरी बेटी को निकाह करके अपने साथ ले जाओ। मैं तो इनकार करके वहां से भागने ही वाला था, क्योंकि मुझे ये सब अजीब लग रहा था। अगर जब मैंने उस औरत की बेटी की शक्ल देखी तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वो तो जीनत थी, वही लड़की जिसे मैं हर रोज देखकर रश किया करता था। मैंने शादी की हामी भर ली तो उस औरत ने मौलवी साहब को बुला लिया था। जीनत मुझे देखकर शजदर रह गई और चीख कर बोली,
अम्मी, मुझे इस काले कलूटे से शादी नहीं करनी। उसकी वालदा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं बोला, नहीं आंटी, इसे मत मारें, ये अभी बच्ची है। मेरी बात सुनकर जीनत ने मुझे बड़े गौर से देखा था। फिर उसने खामोशी से ही मुझसे शादी कर ली थी। शुरू शुरू के कुछ दिन तो जीनत मुझसे झिझकती रही थी। वो बार बार मुझे ये बावर कराती कि मैं बहुत हसीन हूं। मैं भी उसकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर देता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जीनत को मेरे अंदर की अच्छाई नजर आने लगी थी। वो मेरे साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। मगर फिर मैं गिर पड़ा और माजूर हो गया। तो जीनत को एक बार फिर से इस बात का एहसास होने लगा है कि वो बहुत हसीन है, और मेरे साथ शादी करके उसने अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर ली है। अम्मी मेरी बातें सुनकर बोली, मेरे प्यारे बेटे अफजल, अगर वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो उसे आजाद कर दो। मैं तुम्हें अपने साथ गांव ले जाऊंगी और तुम्हारी शादी वहीं करा दूंगी। तुम भी अपने भाइयों की तरह खेती बाड़ी करते रहना। मैं बोला, अम्मी, जीनत बहुत अच्छी लड़की है, हयादार है, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए मर्द बन गई है। ऐसी लड़की मैं चिराग लेकर भी ढूंढूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी। अम्मी मुस्कुराकर बोली, बेटा, जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो ये बहुत कठिन है। सारी जिंदगी एक बदजबान लड़की के साथ बिताना आसान नहीं है। अम्मी सारे घर का काम करती थी। अब कहीं जाकर जीनत ने अम्मी को कबूल किया था। अम्मी रात का खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती और सुबह ही बाहर निकलती थी, जबकि जीनत से हर शब उसकी सहेली मिलने आ जाया करती थी। वो दोनों सारी सारी रात सहन में बैठकर खुशगपियों में मसरूफ रहती थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि अम्मी ने एक दिन भी इस बात के मुतालिक मुझसे सवाल नहीं किया था कि तुम्हारी बीवी से हर शब कौन सी लड़की मिलने आती है। अम्मी घर की सफाई करके मेरा कमरा साफ करने लगी थी। अम्मी मुझे गांव के हालात के मुतालिक बताती जा रही थी। अम्मी ने अलमारी खोली तो एक लम्हे के लिए साकत हो गई। उन्होंने अलमारी से एक कपड़ा निकाल कर देखा और बोली, इसको खोलो। मैंने खोल कर देखा तो वो 5-5 हजार के नोटों से भरा पड़ा था। अम्मी बोली, अफजल, तेरे पास इतना पैसा है, फिर भी तेरी बीवी दिहाड़ियां करती फिरती है। मैं चुप ही रहा था। अम्मी शायद मेरे चेहरे से परेशानी भांप गई थी, इसीलिए उन्होंने वो कपड़ा वापस अलमारी में रख दिया और खुद बाहर चली गई। जबकि मेरा ये सोच सोच कर दिमाग फट रहा था कि मेरी बीवी के पास इतना पैसा आया कहां से। मुझे शदीद वहशत होने लगी थी। मेरी बीवी यकीनन मेरे मुंह पर कालक मल रही थी, तभी तो इतनी खुश रहती थी। और ये जो हर शब उसकी सहेली उससे मिलने चली आती थी, न जाने इसकी हकीकत क्या थी। मैं बेड पर बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में व्हीलचेयर को ठुड्डा मार कर नीचे फेंक दिया था। थोड़ी देर तो मैं यूं ही गुस्से में बैठा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्यास लगी तो नजर अपनी व्हीलचेयर पर पड़ी थी। एकदम मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। क्या मेरी टांगे काम करने लगी थी? मैंने उठकर देखा तो खड़ा हो गया। चलने की कोशिश की तो चलने लगा था। मेरी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे थे। ये सब मेरे अल्लाह का एहसान था और दुरूद पाक का करिश्मा था। मैं कमरे में बड़ी देर चलता रहा। पहले पहल तो मैं लंगड़ाता रहा, मगर अब चलने में रवानी आ गई थी। अब मैं एक बार फिर से व्हीलचेयर पर बैठ गया था। शाम में जीनत आई तो कुछ परेशान सी थी, उखड़ी उखड़ी भी लग रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया और बोला, क्या बात है जीनत, उदास लग रही हो? वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अफजल, तुम जानते हो ना तुम खूबसूरत नहीं हो, उम्र में भी मुझसे बड़े हो। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मगर अम्मी ने जबरदस्ती ही मुझे तुम्हारी दुल्हन बना दिया था। मैं तुम्हारे साथ रहने लगी तो एहसास हुआ कि क्या हुआ अगर तुम खूबसूरत नहीं हो, खूबसीरत तो हो। मैंने तुम्हें दिल से कबूल कर लिया था, मगर फिर तुम माजूर हो गए तो मैं तुमसे दूर हो गई। काश अफजल तुम माजूर ना हुए होते तो वो सब ना होता जो हो गया है। जीनत मेरे पास से उठकर चली गई थी, जबकि ढेरों अंदेशों ने मुझे अपने हिसार में ले लिया था।
न जाने जीनत क्या कर बैठी थी। कहीं उसने अपनी इज्जत तो दागदार नहीं कर ली थी। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं सोच सकता था। अब मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि मैं अपनी आंखों से सारी हकीकत देखना चाहता था। रात हुई तो जीनत मुझे दवाई थमाकर बोली, खा लो। मैंने वो दवा नहीं खाई थी, बल्कि फेंक दी थी। जीनत मुझे बेड पर लिटाकर वही सुर्ख कपड़ा डालकर बाहर निकल गई थी। अब सहन से हर रोज की तरह जीनत और उसकी सहेली की आवाजें आने लगी थी। मैंने 10 मिनट बाद खिड़की से देखा तो वहां न जीनत थी और न ही उसकी सहेली थी, लेकिन आवाज अब भी आ रही थी। मैं बाहर निकल गया तो आवाज ऊंची हो गई थी। मैं उन दोनों को यहां वहां ढूंढता रहा था, जब मेरी नजर एक टेप पर पड़ी थी। मैंने जल्दी से वो टेप उठाई तो उसमें जीनत और एक और लड़की की आवाज रिकॉर्ड करके लगाई हुई थी। मैंने अपना माथा पीट लिया था। मैं जल्दी से घर से बाहर निकला और टैक्सी ली। मेरा रुख जीनत की वालदा के घर की तरफ था। मैं वहां पहुंचा तो हैरान रह गया था, क्योंकि घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मैं जल्दी से उस घर में घुस गया तो ये देखकर सांस हलक में ही अटक गया था कि सामने तो रक्सो सुरूर की महफिल लगी हुई थी। जीनत की मां का घर असल में एक कोठा था। जीनत मुझे नजर न आई तो मैं मजीद आगे बढ़ गया। एक कमरे के पास से गुजरा तो मुझे जीनत नजर आई। वो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, फरियाद कर रही थी, जबकि एक प्यारा सा लड़का उसका हाथ दबोचे खड़ा था। मैं आगे बढ़ा तो जीनत की नजर मुझ पर पड़ी। वो भागकर मेरे पीछे छुप गई थी। वो लड़का आगे बढ़ा और बोला, हरामखोर, मेरा पैसा वापस कर। मैं जीनत का हाथ पकड़कर उसे कोठे से बाहर ले आया और बोला, अगर तुम इस कोठी की जीनत बनना चाहती हो तो तुम्हें तलाक दे दूं। वो मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगी और बोली, अफजल, मेरी मां एक तवाइफ थी। उसने इज्जत के खातिर एक मोटर मैकेनिक के साथ शादी कर ली थी। मेरी पैदाइश के 2 माह बाद मेरा वो बाप मर गया था। अम्मी मजबूरी में वापस आ गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे सारी जिंदगी इस गंध से दूर रखा था। मैं शरीफ बाप की औलाद थी, इसीलिए अम्मी ने मेरी शादी करने को तरजीह दी, ना कि मेरी कमाई खाने को। शादी के बाद जब तुम माजूर हो गए तो मैं अम्मी के पास आई। तब पता चला कि वो तो कब की वफात पा चुकी है। वहां मेरी खाला ने मुझे सहारा दिया और बोली, दिन में आ जाया करना, डांस की प्रैक्टिस करवा कर नंबर 1 बना दूंगी। मैं आपसे बहाना बनाकर जाती कि दिहाड़ी पर जा रही हूं, मगर हकीकत में मैं डांस सीखने आती थी। मेरे हुस्न के चर्चे होने लगे थे। अब मेरी खाला एक रक्कासा को भेजकर रात में मुझे बुलवा लिया करती थी। मैं टेप लगाकर जाती थी ताकि आपको शक ना हो। पहले पहल तो मुझे अपने हुस्न के चर्चे सुनना बहुत पसंद था, अगर आहिस्ता आहिस्ता समझने लगी कि जो मजा इज्जत की जिंदगी में है वो इस जिंदगी में नहीं है। इसीलिए मैं आज आपसे ऐसी बातें कर रही थी। अब मैं आपके सामने हूं, अपनी गलतियों का एतराफ करती हूं, आपसे माफी मांगती हूं। आप मुझे अपना लेंगे क्या? मैं बोला, जीनत, गुनाह पकड़े जाने पर तो सभी माफी मांगते हैं, मगर आज तुमने गुनाह पकड़े जाने से पहले ही पशेमानी का इजहार करके मुझे खरीद लिया है। अगर तुम मुझसे वादा कर लो कि तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जीनत ने मुझसे वादा कर लिया था। मैं उसे घर ले आया और तरक्की के मौके तलाश करने लगा था, ताकि जीनत दोबारा कभी ऐसी हरकत करने का ना सोचे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।